BHI 144, ठीक है, BHIE 144। चैप्टर नंबर क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 19 रहेगा, मार्क्सवादी और सबर्टन। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? मार्क्सवादी लेखन और सबर्टन लेखन क्या है। तो इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे है क्या है 9.2, 9.3, फिर उसका क्या रहेगा 9.4 एंड 9.5। देखिए इसमें जो अगर चैप्टर नंबर 19 की बात करें, मार्क्सवादी और सबर्टन, ठीक है, तो मार्क्सवादी, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? चैप्टर नंबर 17 पढ़ा और चैप्टर नंबर 18 पढ़ा। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 में हमने क्या देखा? उपनिवेशिक इतिहासकार, यानी ऐसे इतिहासकारों ने देखा जिन्होंने भारत के बारे में बहुत सारा लिखा, और भारत के बारे में जैसे उनके बारे में मैंने देखा कि वो भारत की बहुत सारी बुराइयां करते हैं, यानी कह सकते हैं कि वो भारत के नेगेटिव बातों को बहुत सारा रखते हैं, बताते हैं कि भारत में जो सभ्यता है, संस्कृति बहुत अच्छी नहीं है, दो एम जर्दे की सभ्यता संस्कृति हमारी बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद उनका काउंटर बैक, उनकी प्रतिक्रिया में हमारे यहाँ पर राष्ट्रवादी लेखन किया जाता है, और राष्ट्रवादी लेखकों ने बताया कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो बहुत अच्छा रहा है, जो हमारा गुप्त काल था वो हमारा स्वर्ण काल था, बल्कि यहाँ पर अगर देखोगे तो राजा निरंकुश नहीं था। जिस प्रकार से अगर देखोगे औपनिवेशिक इतिहासकारों ने आरोप लगा दिया कि भारत में एक प्रकार से तानाशाही थी, शासन निरंकुश था, और जो समाज था उसमें क्या था? सांप्रदायिकता भरी थी, यानी हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो बांटने की कोशिश करते हैं, उन सभी को काटते हुए जो हमारे राष्ट्रवादी लेखक होते हैं। चैप्टर नंबर 18 में मैंने आपको वही बताया था कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी लेखकों ने सारी बातों को करते हैं। उसके बाद क्या हमें पढ़ना है? मार्क्सवादी और सबर्टन। देखो राष्ट्रवादियों ने तो बता दिया कि भाई हमारा जो प्राचीन इतिहास था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतर था, लेकिन उसके बाद जब मार्क्सवादी लेखक आते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि भारत पर कार्ल मार्क्स का नाम आप सबने सुना होगा, तो कार्ल मार्क्स जो है उनकी विचारधारा भी हर एक कोने में फैली, और कार्ल मार्क्स की विचारधारा से जो लोग प्रेरित थे, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उससे वो प्रेरित होते हैं, और कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने भारत के इतिहास को लिखा, देखो राष्ट्रवादी लेखकों ने सिर्फ राजवंशी इतिहास को लिखा, ठीक है, जो राष्ट्रवादी लेखक थे उन्होंने सिर्फ राजा के इतिहास को बताया, लेकिन जो मजदूर थे या जो शोषित वर्ग था, या कह सकते हैं जो मजदूर वर्ग था, जो किसान वर्ग था, उसकी बात नहीं करते हैं, उसकी बात इन्होंने नहीं की। यानी राष्ट्रवादी लेखकों ने सिर्फ राजवंशी इतिहास को लिखा, राजवंशी इतिहास लिखने में उन्होंने मजदूर और किसानों की बात नहीं करते हैं। तो जब मार्क्सवादी लेखक आते हैं तो कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी लेखक हैं उन्होंने तो एक काम कर दिया है कि उन्होंने राजवंशी इतिहास को लिख दिया, लेकिन उन्होंने जो मजदूर है, जो किसान है, उसके बातों को या उसके पॉइंटों को उन्होंने नहीं लिखा। इसके लिए क्या था? मार्क्सवादी इतिहासकार आते हैं। फिर उसके बाद क्या आपको मिलेंगे? सबर्टन। देखो मार्क्सवादी लिख देते हैं, उसके बाद सिर्फ सबर्टन इतिहासकार आते हैं। सबर्टन इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास में राजाओं की बात की गई, यह हमारा जो वैदिक इतिहास था उसकी हमारा जो प्राचीन इतिहास था उसके बारे में, लेकिन जो जैसे दलित जातियां हैं, आदिवासी हैं, इनका इतिहास नहीं लिखा गया। तो दलितों के, आदिवासियों को, या कह सकते हैं जो निचली कास्ट की जातियां थीं, या कह सकते हैं जो अछूत जातियां थीं, उनके बारे में इतिहास में कुछ नहीं लिखा गया। जब सबर्टन इतिहास, सबर्टन का मतलब होता है निम्न स्तरीय इतिहास जो होता है, यानी जो निम्न स्तर के लोग होते थे, यानी मेरा कहने का मतलब जो दलित जातियां थी या आदिवासी थे, इनके एंगल को इतिहास में नहीं लिखा गया। तो ये जो सबर्टन इतिहासकार होते हैं, तो जैसे दलितों का इतिहास का जैसे गुहा है, या बहुत सारे इतिहासकार होते हैं, दलितों के एंगल से, आदिवासियों के एंगल से जब इतिहास के लेखन को लिखने का काम किया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? सबर्टन इतिहास बोला जाता। तो सबसे पहले मैं आपको एक नोट्स पर लेकर चलता हूँ मेरे कि सबर्टन और मार्क्सवादी इतिहास क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा है, BHI 144 चैप्टर नंबर 19। ठीक है, BHI 144 चैप्टर नंबर 19 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 19 में अगर आप देखोगे तो जैसे हम यहाँ पर कार्ल मार्क्स को पढ़ने जा रहे हैं, किसको? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्क्सवादी है। जो मार्क्सवादी है, जो विचारक हैं, जो इतिहासकार हैं, वह कार्ल मार्क्स से हैं। तो अब हम बात करेंगे कि भारत में आपने पता होगा कि कार्ल मार्क्स की जो मेन थ्योरी क्या, कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो मजदूर हैं और जो पूंजीपति हैं, यानी जो पूंजीपति हैं वही क्या करता है? सारे मौज उड़ाता है। डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन पर उसका अधिकार है, किसका? पूंजीपति का। मजदूर बेचारा श्रम करता रहता है, उसको कुछ नहीं करता। मोटी मोटा अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी यही। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि हमारे समाज में वर्ग बन गया है। एक है, कह सकते हैं कि कहता पूंजीपति वर्ग है, जो कंपनियों का मालिक है, उसने
प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर कब्जा कब्जा कर रखा है। जो बेचारा मजदूर है वो दिन भर क्या करता है, मजदूर दिन भर काम करता रहता है, दिन भर कंपनियों में रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। वो इससे क्या हमारे समाज में क्या है, संघर्ष की स्थिति बन रही है। तो सबसे पहले आप सबको पता कि हमारा जो वैदिक समाज था, आप सबको पता होगा हमारा वैदिक समाज था। वैदिक समाज में अगर देखोगे तो हमारा जो देश था, हमारा जो समाज था 4 वर्णों में बटा हुआ। वैदिक समाज हमारा कैसा है, 4 वर्णों में बटा हुआ, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारा जो समाज था उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे, एक गैर उत्पादक हैं। ये लोग कोई उत्पादन नहीं करते थे, यानी कृषि कार्यों में अगर आप देखोगे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय कृषि उत्पादन नहीं करते थे, गैर उत्पादक थे। लेकिन फिर भी इनका जो अधिकार था, सभी चीज़ों पर इनका इक्वल राइट था, यानी इनका अधिकार फिर। लेकिन अगर उसी आधार पे देखो जो वैश्य हैं या जो शूद्र हैं, जो शूद्र होते थे ये क्या करते थे, लोगों की सेवा करते थे। क्या करते थे, लोगों की सेवा करना, या कह सकते हैं कि सेवा करते। लेकिन फिर भी क्या था, समाज में एक बंटवारा था, श्रम शक्ति का बंटवारा है। समझने की कोशिश, जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स कहता है कि यूरोप में, ठीक है, सॉरी यूरोप में कहता है, कार्ल मार्क्स बताता है कि जो पूरा यूरोप जगत है वहां पर क्या कहता है कि वहां पर जो मजदूर है और जो पूंजीपति है उनमें समाज बटा हुआ है। उसी प्रकार से अगर आप देखो तो हमारा जो वैदिक समाज था, हमारा जो वैदिक समाज या वैदिक सभ्यता थी, उसमें जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, वो क्या कोई श्रम नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे। लेकिन फिर भी उनका क्या था, सभी चीजों पर उनका राइट बचा हुआ था, उनका सारा अधिकार था। गैर उत्पादक होते हुए भी उत्पादन के सभी चीजों पर उनका अधिकार था। अब जो कृषि है, खेती है, सामंत सारे वही होते थे। लेकिन जो बेचारा शूद्र था, जो वैश्य था, वो क्या करता था, काम करता था। यानी यहां पर भी अगर हमारे समाज में देखोगे तो काम के आधार पे, यानी काम किसके आधार पे, भाई मेरे काम के आधार पे, यानी काम के आधार पे अगर देखोगे तो समाज हमें बटा हुआ दिखाई देगा। यानी जब भारतीय समाज में हम वैश्य और क्षत्रिय जो उत्पादन नहीं करते हैं, फिर भी सभी चीज़ों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर इनका जिस प्रकार से वर्चस्व बना हुआ है, उसी प्रकार से अगर देखोगे जो वैश्य और शूद्र हैं वो बेचारे काम करते हैं। यहाँ पर भी जो हमारा समाज है अगर देखोगे तो कार्य के आधार पे, यानी श्रम के आधार पे हमारा समाज हमें बटा हुआ दिखाई देता। जब भारतीय समाज यहाँ जो बटा हुआ दिखाई देता है, इसी पर आकर के मार्क्सवादी इतिहासकार इसी बात को उठाने की कोशिश करें। ध्यान सुना, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने बता दिया भाई वैदिक सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, हमारा मौर्य काल था, हमारा गुप्त काल था, बहुत अच्छा था, राजवंशीय इतिहास को लिखा उन्होंने। लेकिन अगर देखोगे तो मजदूरों की बात नहीं की उन्होंने, किसानों की बात नहीं की उन्होंने, शूद्रों की बात नहीं की। तो जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो शूद्र थे, या जो लोग श्रम करते थे, उनकी बात ना करना, जो जो मार्क्सवादी इतिहासकार आते हैं वह उनके एंगल को लेकर के बात करेंगे। यानी मार्क्सवादी इतिहासकारों ने, कह सकते हो कि यहां पर अगर हम देखें, मार्क्सवादी जो इतिहासकार आते हैं, जो मजदूर था, जो किसान था, जो अगर कह सकते हैं कि जो उच्च वर्ग की लोग सेवा करते थे, उनकी बात राष्ट्रवादी लेखकों ने नहीं की। आपने देखा होगा राष्ट्रवादी इतिहासकारों में, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था, जब मैं आपको बता रहा था, वहां पर आपने देखा कि राष्ट्रवादी जितने भी हैं वो बताएंगे हमारा चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छा था, हमारा गुप्त काल बहुत अच्छा था, गुप्त काल स्वर्ण काल था। लेकिन वो कभी भी उन्होंने मजदूरों की बात नहीं की, किसानों की बात नहीं की, या कह सकते जो शूद्र व्यक्ति था उसकी बात नहीं की। जब उन्होंने इन लोगों की बात नहीं की, जब मार्क्सवादी इतिहासकार आते हैं तो इन्हीं बातों को लिखना शुरू करते हैं और इन्हीं को केंद्र बिंदु बना करके वो इतिहास को लिखने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार राष्ट्रवादी कहता है कि धर्म जो है वह परिवर्तन का आधार है। क्या कहता है, धर्म जो है परिवर्तन का आधार, कौन बताता है, राष्ट्रवादी कहते हैं। अब यहीं पर मार्क्सवादी कहेंगे कि जो श्रम है, क्या कहते हैं, इन्होंने श्रम को आधार बनाया। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि भाई जो हिंदू समाज में अगर देखोगे, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो काम कुछ नहीं करता, लेकिन सारी चीजों पर उसका अधिकार बना हुआ है। बेचारा जो वैश्य और शूद्र है वो क्या करता है, श्रम करता है, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं है। तो इस एंगल को इन्होंने उठाया। तो आप यही जब ये एंगल आएगा, भारतीय इतिहास में, वैदिक सभ्यता में जिस प्रकार से हमारा समाज श्रम के आधार पर बटा हुआ दिखाई देता है, और इसी बात को राष्ट्रवादी नहीं लिखते हैं, तो मार्क्सवादी इतिहासकार जब जाते हैं तो इसी बिंदु को, इसी पॉइंट को उन्होंने लिखना यहीं से शुरू कर दिया। ठीक है, तब जाकर के भारत में एक मार्क्सवादी लेखन या मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सवादी दृष्टिकोण लेखन यहां पर हमारे सामने आएगा। तो अब चलते हैं, बात करते हैं कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि मार्क्सवादी लेखन क्या होता है या मार्क्सवादी क्या होते हैं, तो इसी बात को हम सबसे देखते हैं। तो एक बात आप सबको पता है कि सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, भूमिका लिखनी पड़ेगी। तो भूमिका में क्या लिखते हैं, जैसे भूमिका में क्या है, जैसे मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं एक कार्ल मार्क्स की विचारधारा या कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी विचारधारा है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं।
ठीक है। देखो कार्ल मार्क्स का एक कथन है, कार्ल मार्क्स क्या कहता है उसको देखो, इसका एक कथन है यहां पर कोट करते हुए ये बोला गया है, दार्शनिकों ने अब तक समाज की व्याख्या की है लेकिन असली प्रश्नों समाज को बदलने की। यानी कार्ल मार्क्स कहता है कि जितने भी अभी तक दार्शनिक आए हैं उन्होंने तो सिर्फ समाज की व्याख्या की है। कार्ल मार्क्स का कोट है, कार्ल मार्क्स इस बात को कहता है अभी तक जितने दार्शनिक हैं उन्होंने तो मात्र समाज की व्याख्या की है, समाज कैसा है कैसा नहीं है उसको बताने की बात कहते हैं, लेकिन जब मेरी बारी है तो मैं समाज को बदलने की बात करूंगा। कार्ल मार्क्स इस बात को कहता है। यहीं से कह सकते हो कि मार्क्सवादी जो लेखन था उसकी शुरुआत की जाती है। और देखोगे जो मार्क्सवादी लेखन है वह भारत में स्वतंत्रता पश्चात शुरुआत की गई। भूमिका मैं बता रहा हूं, भूमिका मार्क्सवादी जो लेखन है वह भारत में जब भारत आजाद हो जाता है तब भारत में मार्क्सवादी लेखन की ठोस शुरुआत यानी ठोस मार्क्सवादी लेखन की शुरुआत की गई थी। और इसमें जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं अगर आप देखोगे कौन कौन हैं, रजनी पामदत्त हैं और फेमस तौर पे डी कोसांबी हैं, रोमिला थापर हैं, बिपिन चंद्रा हैं, इरफान हबीब हैं और आर.पी. दत्ता हैं। ये सारे क्या हैं, मार्क्सवादी लेखक हैं। उसके बाद हम देखेंगे विशेषता क्या थी। अगला हमारा जो पॉइंट बनेगा विशेषता, यानी जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे इन्होंने क्या बताया, क्या किन चीजों की बातें की। सबसे पहले रहा मार्क्सवादी जो इतिहासकार थे उन्होंने आर्थिक परिवर्तन को आधार बनाया। जिस प्रकार से राष्ट्रवादियों ने बोला कि धर्म के आधार पर परिवर्तन हुआ, उन्हें बोलते हैं कि आर्थिक ही परिवर्तन का आधार है। यानी अगर कहते हैं जो हमारा समाज बदल रहा है वो आर्थिक परिस्थितियां बदलती हैं तभी हमारा समाज बदलता है। अगर वो कहते हैं कि गुप्त काल में या कहते हैं गुप्त काल अगर मौर्य काल बहुत अच्छा काल था तो कहते हैं कि वहां पर लोहे का आविष्कार हो गया था या आर्थिक परिस्थितियां बहुत बेहतर हो गई थी। यानी ये हर चीज को आर्थिक रूप से दिखाने की या आर्थिक रूप से जोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी इन्होंने परिवर्तन का आधार, यानी कह सकते हैं कि मार्क्सवादियों ने परिवर्तन का आधार किसको लिया, आर्थिक परिवर्तन, यानी कि आर्थिक परिस्थितियां बदली इसलिए डेवलपमेंट या इसलिए विकास हुआ इतिहास में, या इतिहास में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो आर्थिक परिवर्तन होने से हमारे समाज पर उसका प्रभाव पड़ा है। दूसरा, आर्थिक संबंधों की इन्होंने व्याख्या की। यानी आज हमारे समाज यानी जो हमारा समाज है वह आर्थिक रूप से संबंधित है। अगर देखो इन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण है, जो वैश्य हैं, जो शूद्र हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनमें आर्थिक संबंध के आधार पर हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जिस प्रकार से जो ब्राह्मण है, जो वैश्य हैं, अगर देखोगे तो ब्राह्मण है, अगर जो क्षत्रिय हैं वह गैर उत्पादक है, उत्पादन नहीं करते हैं, फिर भी सभी चीजों पर उनका अधिकार है। उसी प्रकार से अगर हम शूद्रों की बात करें तो बेचारा क्या करता है, वो काम वही करता है। ठीक है। तो इन्होंने दूसरा शोषित और पीड़ित को केंद्र बनाया। यानी मार्क्सवादी जो लेखन रहा उन्होंने जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उन्होंने उसके आधार पर लिखना शुरू किया। जिस तरह से राष्ट्रवादी अगर देखोगे तो उन्होंने सिर्फ हमारा जो प्राचीन इतिहास था उसका ही गुणगान करते थे, लेकिन जो मार्क्सवादी इतिहासकार आते हैं तो उन्होंने शोषित जो पीड़ित था उसको अपने केंद्र में रखा और उन्होंने उसके आधार पर लेखन शुरू किया। ठीक है। डी कोसांबी, जेम्स मिल का जो डी कोसांबी क्या कहते हैं, डी कोसांबी के अनुसार क्या है, डी कोसांबी कहते हैं कि जेम्स मिल इस बात को अगर कहता है कि भारत जो है वह सांप्रदायिकता के आधार पे, यानी जो भारत है वह हिंदू और मुस्लिम के आधार पे बटा हुआ था, डी कोसांबी इस बात को नकारते हुए कहते हैं भारतीय समाज जो है वह हिंदू और मुस्लिम के आधार पे नहीं बल्कि श्रम के आधार पे हमारा समाज में बटा। यानी ये भारत में आप भारतीय समाज को सामंतवाद के रूप में देख सकते हैं। यानी यहां पर सामंती विचारधारा है, सामंत है यहां पर, यानी हमारा जो समाज है सामंती विचारधारा को बोलते हैं। यानी हमारा जो समाज है वह हिंदू या मुस्लिम का आधार नहीं, डिवीजन का आधार नहीं है, बल्कि यहां पर क्या है, आर्थिक के आधार बताते हैं। यानी डी कोसांबी ने, जेम्स मिल ने जो बोला था कि जो भारत है वो प्राचीन भारत, उसको हिंदू है, मध्यकालीन को उसने मुस्लिम बता दिया था, तो डी कोसांबी जेम्स मिल के महत्व को बिल्कुल नकार देते हैं और इसको खारिज कर देते हैं। कहते हैं श्रम शक्ति के आधार पे या श्रम के आधार पे भारतीय समाज बटा हुआ है। जिस प्रकार से हमारे समाज में तुमने देखा होगा यहां पर पूंजीपति जैसे यहां पर सामंत होते थे और जागीरदारी और इस प्रथा चलती थी, इसके आधार पे समाज को बटा हुआ कौन कहता है, डी कोसांबी कहते हैं। एक मार्क्सवादी इतिहासकार हैं डी कोसांबी। उसी प्रकार से उत्पादन की बात करते हैं, उसी प्रकार से कहते हैं कि एशियाई जो उत्पादन है, एशियाई उत्पादन में जो कहते हैं कि वहां पर दास प्रथा है। आपने सुना होगा कि पूरे यूरोप में भाई दास प्रथा चलती है, तो कहते हैं कि भारत में उस प्रकार की हमें दास प्रथा नहीं दिखाई देती है। यानी क्योंकि बहुत मार्क्सवादी कहते हैं भारत में एक प्रकार से लोगों को गुलाम रहा, वहां पर दास प्रथा को, यानी कह सकते हो कि जो हमारे मार्क्सवादी लेखक है वो कहते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं बल्कि सामंतवाद को ये मानते हैं। क्या बोलते हैं इन्होंने,
जो उन्होंने दास बोला कि भारत में दास प्रथा है, या कह सकते हैं दास, यानी जब उन्होंने बोला कि शासन निरंकुश है, शासन जब उन्होंने बोला कि भैया कि भारत का जो शासन है शासन वो पूरी तरीके से निरंकुश चल रहा है, तो कौन कहता है? साम्राज्यवादी लेखक, या कह सकते हैं कि जो उपनिवेशी लेखक है, तो कहते हैं कि इस बात को उन्होंने खारिज करते हुए बोला कि भारत में दास प्रथा को खारिज करते हुए बोलते हैं कि यहां पर सामंतवाद, ये जैसे माना साय लिख के यहां पर छोड़ दिया तो इसमें वही सामंतवाद को, यानी इन्होंने बोला कि भारत में दास युग नहीं बल्कि सामंतवाद का युग चलता है। इसको कौन कहता है? कहेंगे आपका मार्क्सवादी लेखक। ठीक है। दूसरा, मध्यकालीन भारत क्या है? वो कहते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है वह यूरोप से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यूरोप में अगर देखोगे तो वहां पर दास प्रथा चलती थी, तो भारत में सामंती समाज है। ठीक है। इसको मध्यकालीन भारत को क्या करते हैं? यूरोप से अलग बताने का काम कौन करता है? ये आपके मार्क्सवादी जो जितने लेखक होते हैं, मार्क्सवादी जो लेखक होते हैं, यानी इन्होंने आर्थिक आधार को इन्होंने इतिहास का आधार माना। जो मार्क्सवादी लेखक था उसने क्या माना? आर्थिक डिवीजन को, यानी जिस प्रकार से अगर देखोगे हमारे समाज जो है वह आर्थिक रूप से बटा हुआ है, इस बात को कौन कहता है? आर्थिक पहलू। किसानों की, मजदूरों की बात करने इन्होंने बात की। योगदान इनका क्या रहा? बात करते हैं। भारतीय परंपरागत मान्यता को बदला, यानी इन्होंने बोला कि जो भारतीय परंपरा में आपने पुनः के आप जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसमें एक बड़ी परंपरा मानी, जैसे हमारा मौर्य काल था, हमारा गुप्त काल है, उसमें माना जाता है कि उसमें जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं या बौद्ध है, जो जैन धर्म है, इसका जो विकास होता है इसको बोलते हैं कि इनकी मान्यता, वो कहते हैं कि लोहे का जो प्रयोग हुआ था, लोहे का जो आविष्कार हुआ था उससे परिवर्तन हुआ है, किसी के उससे धर्म से नहीं, रिलीजन से परिवर्तन का आधार नहीं। मैंने कहते हैं कि आर्थिक, जब लोहे का प्रयोग बढ़ा, ध्यान सुनो मैं क्या, ये कहते हैं कि जब लोहे का, यानी 6ठी शताब्दी में जब लोहे का उत्पादन होता है, लोहा आता है, ठीक है, लोहे का प्रयोग बढ़ा, तब हमारे समाज जो है उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। किसी महावीर जैन से और महात्मा बुद्ध से और किसी कहते हैं किसी धार्मिक आधार को नहीं बदला। इन्हें कहते हैं कि भारतीय जो समाज है, भारतीय जो समाज जो बदला है वह आर्थिक तौर से, आर्थिक उसका कारण है, यानी लोहे का जो प्रयोग होता है उससे भारतीय समाज में बदलाव आया है। ये नहीं कि कोई किसी धर्म के आने, बौद्ध धर्म या जैन धर्म के आने से नहीं मानते हैं, यानी कहते हैं लोहे के प्रयोग से भारतीय समाज को बदलना है, यानी इन्होंने इसका आधार, यानी भारतीय जो समाज 6ठी शताब्दी में, यानी मौर्य काल और गुप्त काल में जो भारतीय समाज, यानी जो हमारा प्राचीन भारत हो इतना बेहतर हुआ, तो उसको बोलते हैं कि लोहे का प्रयोग जो था उसके प्रयोग से परिवर्तन आधार मानते हैं। ठीक है। मौर्य काल के पतन का कारण, यानी जितने भी मार्क्सवादी इतिहासकारों कहते हैं कि मौर्य काल का जो पतन है, बहुत सारे इतिहास कहते हैं कि मौर्यों का भाई इसलिए पतन हो गया कि यहाँ पर धार्मिक कारण है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अशोक की जो धार्मिक नीति है उसके कारण मौर्यों का पतन हो गया। तो कहते हैं कि मौर्यों का जो पतन हुआ है उसका आर्थिक पहलू है। कहते हैं कि मौर्य शासन जो है वह आर्थिक परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी, यानी अशोक के बाद जितने शासक आते हैं वह आर्थिक आधार पे बहुत ज़्यादा कमजोर थे और आर्थिक परिस्थितियों को संभाल नहीं सके, गरीबी भुखमरी इतनी ज़्यादा थी, इसलिए मौर्य समाज का पतन। यानी कहते हैं मौर्य समाज का पतन धार्मिक आधार नहीं है, अशोक की जो नीति, बहुत सारे लोग इतिहासकार बोलते हैं कि मौर्य समाज का जो पतन हो गया वो धार्मिक, यानी अशोक की जो नीति है, यहाँ अशोक की जो बौद्ध धर्म को अपना लेना, ये जो नीति है, ये युद्ध न करना, इसकी नीति को नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं आर्थिक पहलू है, यानी मौर्य समाज का जो पतन हुआ वह आर्थिक पहलू है। मौर्योत्तर काल को ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे इतिहासकार, जो मौर्योत्तर काल है उसको अंधकार का युग बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं। मौर्योत्तर काल को कई सारे इतिहासकार अगर देखोगे, जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, मार्क्सवादी नहीं, जितने अगर राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, ज्यादातर उपनिवेशिक इतिहासकारों ने उसको बोला अंधकार का युग बोला। लेकिन जो मौर्योत्तर काल को, ध्यान सुना, मौर्योत्तर काल को क्या कहते हैं, जितने मार्क्सवादी लेखक होते हैं क्या कहते हैं, यह व्यापार, नगरीकरण और कला का इसको केंद्र बोलते हैं। यानी कहते हैं कि मौर्योत्तर काल में व्यापार बढ़ा है, नगरीकरण बढ़ा है और कला को इस काल में प्राथमिकता दी है। इसको अंधकार की काल नहीं बोलते, बल्कि कहते हैं कि इसमें व्यापार, नगरीकरण और कला जो है उसको प्राथमिकता दी गई है, या इसमें योगदान को मानते हैं। योगदान को इन्होंने माना किसने? मार्क्सवादी इतिहासकारों ने। ठीक है। अगला, मध्यकालीन भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, मध्यकालीन में कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते थे भाई मेरे, हमारे देश में बहुत सारे। अगर देखोगे तो बहुत सारे सिकंदर आया है, बहुत सारे गजनबी आए हैं, गोरी आए हैं, ये जो लोग आए हैं इन्होंने क्या किया है, भारत में सामंती प्रवृत्ति को लाने का काम किया है। क्या कहते हैं, भारत में मुस्लिम प्रवृत्ति नहीं बल्कि भारत में सामंतवाद आया है।
ठीक है, क्या कहते हैं, विदेशी आक्रमण को ना मानकर क्या कहते हैं, सामंती प्रवृत्ति को मानते हैं। यानी मध्यकालीन भारत में जो विदेशी आक्रमण को नहीं मानते बल्कि यह सामंतवाद की प्रकृति को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। यानी ये इनका जो पूरा आधार है वह आर्थिक डिवीजन को यानी आर्थिक आधार को इन्होंने केंद्र बनाया। यानी भारतीय इतिहास को इन्होंने श्रम और शोषण के आधार पर लिखने का काम किया। इस चीज को आप लिख सकते हो कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को श्रम और शोषण के आधार पर लिखने का काम किया था। ठीक है, इस आधार पे आप इनको लिख सकते हैं। उसके बाद हम सीमाएं लिखते हैं, इनकी क्या क्या सीमाएं थी। देखो, सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर अधिक बल दिया। भाई क्या था कि जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं ये आर्थिक पहलुओं पर बहुत ज्यादा बल देते थे। सांस्कृतिक इतिहास पर इन्होंने कोई ध्यान, संस्कृति वंस्कृति ये नहीं देखता था, ये सिर्फ आर्थिक पहलू, यानी कह सकते हैं इनकी खराब बात क्या थी, ये मात्र और मात्र आर्थिक पहलुओं पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दे दिया। इन्होंने सांस्कृतिक इतिहास क्या होता है इस पर इन्होंने कोई भी जोर नहीं दिया या इसको नहीं एंगल करते हैं। ठीक है, कौन, मार्क्सवादी। ये इनकी क्या थी, थोड़ी कमियां थी या इनकी सीमाएं, जिसको हम बोलते हैं सीमाएं या इनकी कमियां दिख, यानी आर्थिक पहलुओं पर बहुत ज्यादा ध्यान दे देना बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर इनका ध्यान कम ही रहा है। दूसरा क्या होता है कि ये क्या होते हैं यूरोपीय परिस्थितियों में भारत में, यानी कहते हैं कि यूरोप की जो परिस्थितियां हैं, यूरोप में जो दास प्रथा है या यूरोप की जो परिस्थितियां वह भारत में बिल्कुल भी लागू नहीं होती। कहते हैं कि यूरोप का जो इतिहास है, यूरोप की जो परिस्थितियां उस भारत की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। यानी ये इन्होंने, जैसे यूरोप में क्या था भैया, अगर देखोगे तो यूरोप में क्या था, वहां पर दास युग है, यहां पर वो कहते हैं यहां पर सामंत है, सामंतवाद को, यानी कहते हैं कि यूरोप भारत में क्या है, सामंतवाद है, सामंती सोच को या सामंतवाद को इन्होंने अपना केंद्र बिंदु बनाया। यानी सामंत क्या होता है कि एक प्रकार से जो किसानों से श्रम करवाते थे, शोषण करवाते, यानी उच्च वर्ग जो था, यानी वहां पर दासों को नहीं बल्कि सामंतवाद को, यानी जो मार्क्सवादी लेखन है उन्होंने भारत के इतिहास को आर्थिक आधार पर, आर्थिक एंगल से देखने का नजरिया बनाया। यानी जो मार्क्सवादी है वो आर्थिक आधार दृष्टि से देखेगा, ये नहीं देखेगा चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य जो इतने बड़े शासक बने हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो इतना बड़ा साम्राज्य बना है, या अगर कहते हैं कि मौर्य जो साम्राज्य है या मगध जो इतना विकास कर रहा है, उस विकास का कारण चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, बल्कि उसके विकास का कारण कौन है कि लोहे का आविष्कार हो जाता है, लोहे के आविष्कार से समाज ने प्रगति की है। दूसरा, मौर्यों का जो पतन हुआ है, मौर्यों का पतन का कोई धार्मिक रीजन नहीं बल्कि वो कहते हैं आर्थिक आधार है। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म या कैसे गुप्त काल जो जिसे स्वर्ण काल बोला गया, वो क्यों बोला गया, उसका आर्थिक विकास था इसलिए बोला गया। किसी व्यक्ति के योगदान को ये नहीं मानते हैं, बल्कि राष्ट्रवादी बोलते हैं कि हम जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं या कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं या हर्षवर्धन है, या इनको कहते हैं इनकी बहुत ज्यादा बड़ाई करेंगे, बल्कि कहते हैं कि इस टाइम जो इतना परिवर्तन हो रहा था, इतना जो बदलाव होता है, इतनी जो परिस्थितियां बनती, इतनी अच्छी चीजें होती है, वो आर्थिक रीजन है, आर्थिक आधार है उसका। ठीक है, कि यानी किसी खास व्यक्ति का योगदान को नहीं नकार देते हैं। यानी जैसे सिद्धार्थ हैं जिसमें आगे चलकर गौतम बुद्ध बनते हैं, या कह सकते हैं कि हर्षवर्धन जो है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो हैं जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, ये इनका योगदान को नहीं मानते हैं, बल्कि कहते हैं कि आर्थिक परिवर्तन से वो सारा विकास या डेवलपमेंट हो रहा है, परिवर्तन है, यानी आर्थिक परिवर्तन को इन्होंने आधार माना है। ठीक है, अगला निष्कर्ष क्या इनका निकलेंगे, राजवंशीय इतिहास पर नहीं बल्कि आम जनता के इतिहास पर इन्होंने पहला निष्कर्ष तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर हम इसको देख रहे हैं तो अगर देखोगे जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं इन्होंने राजवंशीय इतिहास, क्योंकि जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है उन्होंने राजवंशीय इतिहास पर बहुत बल दे दिया था। क्या था, राष्ट्रवादी जो थे उन्होंने राजवंशीय, बताते नहीं राजवंशीय इतिहास है, मौर्य ऐसा है, गुप्त वैसा है, उसकी बड़ाई बहुत करते थे वो लोग। तो जो अगर देखोगे जो मार्क्सवादी है उन्होंने राजवंशीय इतिहास पर नहीं बल्कि आम जनता के इतिहास पर उन्होंने बल दिया। किस पर, आम जनता के इतिहास पर बल देने का काम किया किसने, मार्क्सवादियों ने। ये राजा की बात नहीं करते थे, राजा ऐसा है, राजा वैसा है, बल्कि उन्होंने आम जनता को बल देकर, यानी आम जनता के आधार पर उन्होंने इतिहास को लिखा। अगला, इन्होंने राजनीतिक इतिहास नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक इतिहास लेखन पर इनका जोर रहा। इनका जो इतिहास लेखन का जोर था वह राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया है। सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसको अर्थव्यवस्था के आधार पर बदलाव होगा, यानी अर्थव्यवस्था की प्रमुखता को मानते हैं। यानी समाज में अगर कोई बदलाव होता है या कोई विकास होता है तो आर्थिक एंगल से ही उसको देखते हैं, बल्कि उसका कोई धार्मिक एंगल
इसका कोई दूसरा एंगल से या कोई उनका दृष्टिकोण से उसको नहीं देखते। यानी समाज में या जो कोई परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन को अर्थव्यवस्था के आधार पे इन्होंने देखा है या अर्थव्यवस्था के आधार पे क्या करते हैं, इसको बताते हैं। तो मार्क्सवादी इतिहासकार थे, यही थे इन्होंने जो आपको बताया है। अब हम कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों की बात कर लेते हैं जिन्होंने मार्क्सवादी इतिहासकार को बताया। ठीक है, हेलो, जो रहेगा इसमें रहेगा, देखो 9.3 में चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मार्क्सवादी इतिहासकारों की बात करते हैं, जिसमें हम कुछ खास लोगों को लेंगे। आरसी दत्ता, डीडी कोशाम्बी और बिपिन चंद्रा को ले लेते हैं। ठीक है, 2-4 इतिहासकारों से हमें जरूर देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। ठीक है, तो मार्क्सवादी इतिहासकारों को चलते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या बातें कही हैं। सबसे पहले देखते हैं आरसी दत्ता। ठीक है, देखो आरपी हैं। आरपी दत्ता को भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की शुरुआत करने वाला कहा जा सकता है। यानी मार्क्सवादी इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की है? आरपी दत्ता ने की है। उनकी पुस्तक इंडिया टुडे, जिसे मूलतः 1940 में, कब 1940 में लिखा गया, उनके भारत में ब्रिटिश शासन और भारतीय लोगों के संघर्ष, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन तथा कामगार वर्ग के आंदोलन दोनों को शामिल। यानी देखो क्या कहते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, आरपी दत्ता जो हैं, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें जो कौन था, कामगार वर्ग था, यानी जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उसको इन्होंने उसको शामिल किया है। ठीक है, उसको शामिल है। मार्क्सवादी विचार और दृष्टि से स्वतंत्रता आंदोलन की पूर्व संध्या पर किया गया सर्वेक्षण है। जैसा कि उसमें दिखाया गया है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर विचार, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के सभी पहलुओं पर क्या है, आरपी दत्ता ने विचार। यानी हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें किस प्रकार से हमारा जो कामगार वर्ग है, यानी मजदूर जो वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उसके एंगल से इन्होंने लिखने का काम किया इतिहास में। यह मार्क्सवादी विश्लेषण का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन में राष्ट्रीय आंदोलन, सांप्रदायिकवाद और किसान वर्ग की समस्या को समझाने की कोशिश। ये कहते हैं कि जो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो परिवर्तन हुए हैं या राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसमें कृषक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित, यानी ये लोग अगर आरपी दत्ता को देखोगे तो आरपी दत्ता का जो इतिहास है भैया, वो कह सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, तथा जो हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, किसानों की जो समस्या है, उन समस्याओं को समझाने पर या उन समस्याओं पर इन्होंने आरपी दत्ता जी ने क्या किया है, अपना ध्यान केंद्रित किया है। भारत में औपनिवेशिक शासन में आर्थिक परिवर्तन के विषय पर स्वयं मार्क्स की टिप्पणी का अनुसरण करते हुए कहते हैं कि अपनी बात को उपनिवेशवाद के विध्वंसक और निर्णयकारी दोनों प्रकार की शक्तियों को माना है। यानी कहते हैं कि जो उपनिवेशवाद था, इसे क्या, भारत विध्वंसक और निर्माणकारी है, यानी दोनों चीजों, यानी कहते हैं कि जो अंग्रेज भारत पर आते हैं उससे भारत को बहुत ज्यादा हानि होती है, यानी विध्वंसक रहा है भारत है। दूसरा निर्माणकारी, यानी अंग्रेजों के आने से फायदे नुकसान दोनों है इस चीज को, यानी दोनों एंगलों को देखते हुए कहते हैं। ठीक है, बहरहाल दत्त इस बात पर भी बल दिया है कि औपनिवेशिक जो निर्माणकारी में भूमिका बहुत सीमित थी, यानी कहते हैं जो अंग्रेज हैं यहाँ डेवलपमेंट बहुत कम करते हैं लेकिन भारत का शोषण बहुत ज्यादा करते हैं। इस बात को कौन कहता है? आरपी दत्ता। ठीक है, दत्ता प्रत्यक्ष तौर पर उपनिवेशवाद तथा पूंजीवाद को गरीब देशों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। दत्ता कहते हैं कि जो पूंजीवाद है, जो उपनिवेशवाद, जो पूंजीवाद है, वह गरीब देशों के लिए जिम्मेदार है। ये कह रहे हैं कि भाई जो उपनिवेशवाद चला है इससे जो देश हैं वो पूंजीवाद में जा रहे हैं, इससे गरीबी बढ़े, इसको ही जिम्मेदार मानते हैं और उपनिवेशिक लूट को उसी की भूमिका पर बल देते हैं जिसने ब्रिटेन में पूंजीवाद विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराया। यानी कहते हैं कि जो उपनिवेशवाद है वो सही नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है, गरीब देशों के लिए बहुत खतरनाक है। आर्थिक कसौटी का उपयोग करते हुए भारत में साम्राज्यवादी शासकों को 3 भागों में बांटते हैं। यानी यानी क्या कहते हैं कि पूरे हमारा जो भारतीय समाज है उसको आर्थिक आधार पे उपयोग करते हुए भारत में साम्राज्यवादी शासन को 3 चरणों में बांटा है। यह एक ऐसा काल विभाजन था जो सामान्य रूप से स्वीकारा जा सकता है, विशेषकर मार्क्सवादी इतिहासकारों के बीच में। पहला चरण वाणिज्यिक पूंजी था, जिसका में देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और क्या करती है, व्यवस्था में 18वीं शताब्दी तक जारी रहा। दूसरे चरण में औद्योगिक पूंजी का वर्चस्व मानते हैं, जिसने 19वीं शताब्दी भारत में शोषण की स्थापना की। तीसरे चरण में पूंजी महत्वपूर्ण शक्ति बन गई, जो 19वीं शताब्दी आखिर तक और 20वीं शताब्दी तक परिपक्व। यानी कह सकते हैं कि भारत में जो अंग्रेज हैं, भारत का जिस तरह से वो सिलसिलेवार ढंग से भारत का शोषण करते हैं, उसको उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण, यानी अंग्रेज जो भारत पर आते हैं उसको उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोणों को समझाया। नहीं, भारत की जो सबसे ज्यादा हानि हुई है वह आर्थिक आधार पर, लाभ भारत को बहुत कम मिला है। यानी अंग्रेजों के आने से भारत में डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ, लेकिन भारत का शोषण बहुत ज्यादा हुआ आर्थिक आधार पर। इसको आरपी
आरपी दत्ता इसी बात को कहते हुए नजर आते हैं। ठीक है। वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण, यानी वाणिज्यिक पूंजीवाद के कारण क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है भारतीय व्यापार पर उसने पूरा क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है, यानी क्या हो गया, उसका पूरा कंट्रोल है। 1757 के बढ़ते जा रहे अधिक्षेत्र नियंत्रण के कारण का सरल हो गया है। इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों द्वारा अपने निजी औपनिवेशिक जो शासन है उसमें भारतीय संपत्ति की लूट की, यानी कह रहे हैं कि जो पूंजीवाद बढ़ रहा है और औपनिवेशिक जो सरकार है भारतीय संपत्ति को बहुत ज़्यादा लूट रही है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के साथ अंग्रेजी उद्योगों के उत्पादन के लिए स्वतंत्र बाजार खोलने की लगी है। अब भारत को संपूर्ण विश्व के लिए सूती वस्तुओं तथा निर्यातक के रूप में, वस्तुओं के आयातक के रूप में हस्तांतरित कर दिया। यानी कहते हैं कि जब से औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, तो भारत में जो बन रही वस्तुएं हैं वह बिक नहीं रही, बल्कि भारत में ज़्यादातर विदेशी यानी इंग्लैंड की बनी वस्तुओं को लाया जा रहा है या उसको रूपांतरित कर दिया है। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार नियंत्रण का समाप्त होना है और यह 1983 के बाद विभिन्न चरणों में, जिसे हम देखते हैं, जिसे भारत में शासन में ताज के रूप में हस्तांतरित। देखो क्या होता है कि ब्रिटेन में क्या होगा, औद्योगिकरण हो गया है। ध्यान सुना, ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण हो जाता है, वहाँ पर उद्योग धंधे लग जाते हैं, तो जो भारत में जो प्रोडक्ट बनता था उसको एक प्रकार से भारत का जो भारतीय जो उत्पादन था या भारत में जो उद्योग थे उनको पूरी तरीके से उसका पतन करते हैं अंग्रेज, ताकि वह ब्रिटेन में बने जो उत्पाद हैं वह भारत में ला करके बेच सकें। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही भारत में व्यापार करती थी, उसको क्या था, एकाधिकार था। जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो जाता है तो जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब जितने भी ब्रिटेन के लोग थे वह आकर के, यानी इंग्लैंड के लोग थे, वह भारत में आकर के अपना उत्पादन बेच सकते हैं। इस आर्थिक आधार को कहते हैं, कौन दिखाता है, आरपी दत्ता। इस आर्थिक आधार से उन्होंने इतिहास को लिखा है, पहले इतिहासकार हैं आरपी दत्ता। ठीक है। अतः प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूंजी का नया चरण शुरू होता है। अब भारत में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश पर बल दिया गया। यद्यपि यह भारत में भेंट प्राप्त करना और भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में देखने के पुराने तरीके पर भी चलता रहता। दत्ता ने भारतीय राष्ट्रवाद पर भी मार्क्सवाद का विश्लेषण, दत्ता जो है उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद पर भी मार्क्सवाद का विश्लेषण करते हैं। 1857 के विद्रोह पर उनका विचार था कि यह मूलभूत रूप से पुरानी रूढ़िवादी और सामंती शक्तियों को बेदखल कर दिया और राजाओं का विद्रोह था। यानी कहते हैं, देखो 1857 की क्रांति को आरपी दत्ता क्या कहते हैं, ध्यान सुना, आरपी दत्ता 1857 की क्रांति को कहते हैं या जो हमारी पुरानी रूढ़ियां हैं, जो सामंती शक्तियां हैं, उनको बेदखल कर दिया तथा राजाओं का विद्रोह था। यानी कहते हैं कि जो 1857 की क्रांति है उसमें कहते हैं कि जो हमारी पूरी रूढ़ियां थी, जो सामंती शक्तियां थी, राजाओं के खिलाफ इसका विद्रोह को बताते हैं। यही कहते हैं 1857 की जो क्रांति हुई है उसका आधार आर्थिक है। क्या कहते हैं, 1857 की जो क्रांति हुई है उसका आधार को क्या बोलते हैं, आर्थिक आधार को बोलते हैं। यानी राजाओं का विद्रोह था। इस प्रकार वह भारतीय आंदोलन की शुरुआत में 19 आखिरी में उत्तरार्ध में हुई मानते हैं। ठीक है। यानी ये जितने अगर देखोगे जितने भी इतिहासकार हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, वो क्या है, आर्थिक एंगल को ही देखने का कार्य करेंगे, आर्थिक आधार पे ही चीजों को बताएंगे। अब अगला जो डी कोसाम्बी को मैंने एक जगह बताया था कि जैसे डी कोसाम्बी इस बात को कहते हैं, मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में बांटा था। वह सभ्य संबंधी विभाजन चाहता था। विंसेंट ने मुख्यतः इस कालम में सामंत वर्ग केंद्रित इतिहास पर बल दिया। जहां मिल ने भारतीय विशेषकर हिंदू सभ्यता की कड़े शब्दों में आलोचना की, स्मिथ ने अपने सही और गलत निर्णयों से दूर कर वंशानुगत आख्यान किया। कोसाम्बी इतिहास की दृष्टि, यानी अगर डी कोसाम्बी की बात करें, जिस प्रकार से अगर देखोगे यहाँ पर जिस प्रकार से जेम्स मिल और स्मिथ बात करते हैं, उसी प्रकार से अगर देखो डी कोसाम्बी की जो दृष्टि है वह बिल्कुल भिन्न है, उनसे नजर आएगी। उन्होंने मिल के धार्मिक काल विभाजन और स्मिथ के वंशानुगत क्रम का अनुसरण करने की विवरण को पूर्णतः नकार दिया। यानी डी कोसाम्बी ने क्या कर दिया था, जो मिल का जो धार्मिक काल विभाजन था और स्मिथ का जो कालक्रम था उसका पूरी तरह से उन्हें नकार दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया। वह राजनीतिक इतिहास को ही सतही मानते, यानी क्या है, डी कोसाम्बी राजनीतिक जो इतिहास को उसको सतही मानते थे। इसके बजाय उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाज को उत्पादन के बंधनों के आपस में, यानी जो भारतीय जो समाज था वह उत्पादन के बंधन को एकजुट रखता था। यानी जिस प्रकार से यहाँ पर देखोगे कि मिल कहते हैं कि जो भारतीय इतिहास है उसमें हिंदू और मुस्लिम की जिस आधार के कहते हैं, तो डी कोसाम्बी इस बात को कहते हैं कि जो भारतीय समाज है वह उत्पादन के बंधनों में बंधा हुआ था।
धार्मिक बंधन में नहीं बल्कि उत्पादन उसका आधार बताते हैं। यानी जिस प्रकार से अगर देखोगे मिल इस बात को कहता है कि जो भारतीय पूरा समाज है, ठीक है, भारतीय जो समाज है वह धार्मिक रूप से बटा हुआ है, बल्कि कहते हैं भारतीय जो समाज है वह उत्पादन के बंधनों में आपस में एकजुट को रखता है। इसी प्रकार इतिहास की कालक्रम की व्याख्या में उत्पादन की पद्धति क्यों, यानी कालक्रम की जो व्याख्या है वो उत्पादन की पद्धति की आउटिंग करते हैं। यानी जो अगर देखोगे यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से अगर देखोगे मिल की बात करें, जेम्स मिल हैं या स्मिथ हैं, ये लोग कहते हैं कि जो भारतीय समाज है वह हिंदू मुस्लिम यानी धार्मिक आधार या कालक्रम का आधार बना। तो एक जो कौशाम्बी इस बात को यही कहते हैं कि भारत जो है वह उत्पादन के संबंधों पर सारा रिलेट करता है। यानी क्या करते हैं कि उत्पादन के जो संबंध है उनके आधार पर पूरा जो भारतीय समाज है उसको कहते हुए बात करते हैं। कौन? डी कौशाम्बी, ठीक है। वह कहते हैं कि इतिहास का प्रत्येक यह दृष्टिकोण द्वंदात्मक भौतिकवाद को मानते हैं, जिसके नाम से मार्क्सवाद कहा जाता है। बहरहाल कौशाम्बी मार्क्सवाद के अनुप्रयोग में काफ़ी लचीला रुख है। देखो डी कौशाम्बी का एक जरूर रुख है, वो कहते हैं इस बात को कहते हैं, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, डी कौशाम्बी कहते हैं कि हम लोग मार्क्सवाद की विचारधारा से जरूर बिलोंग करते हैं, मार्क्सवादी जैसी हमारी सोच है, लेकिन हर चीज़ को हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखें ऐसा कोई ये मान्यता नहीं मानते। यानी कहते हैं हम हमारी जरूर मान्यताएं जो हैं, हमारे जरूर विचार जो होते हैं वह कार्ल मार्क्स से मिलते हैं, हमारी विचारधारा उनसे मिलते हैं, लेकिन हर चीज़ को हम कार्ल मार्क्स की जो मूलभूत विचारधारा है हर चीज़ को हम उस एंगल से देखें ऐसा संभव नहीं मानते। यानी अक्सर ऐसा वे लोग नहीं करते। इस बात को कौन कहता है? डी कौशाम्बी। कौशाम्बी गैर हठधर्मी दृष्टिकोण को कार्यप्रणाली तथा उसके दो आधारभूत चीज़ों को मानते हैं। देखो यहाँ पर जो डी कौशाम्बी हैं वो कहते हैं कि जो हमारा जो समाज है वह तो ना धार्मिक आधार पे है, ना सामंती, ना धार्मिक आधार पे नहीं, ना तो उसमें कालक्रम के विधान, बल्कि उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारा जो भारतीय समाज है वह उत्पादन के बंधनों से बंधा हुआ है। यानी उत्पादन का आधार बताते हैं कि उत्पादन के आधार पे भारतीय जो समाज है पूरा एकजुट है। चाहे हिंदू या मुस्लिम में जो एकजुटता दिखाई देती है वह उत्पादन का आधार है, यानी आर्थिक आधार पर लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी धार्मिक रूप से कोई विभाजन नहीं था। इस बात को उन्होंने क्या कर दिया था? पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। वही चीजें अगले जो इतिहासकार हम देख लेते हैं, बिपिन चंद्रा को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी फेमस इतिहासकारों में से रहे बिपिन चंद्रा। देखो बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख इतिहासकारों में से एक हैं। वह आर.पी. दत्ता के राष्ट्रीय आंदोलन पर विचार से असहमत है। यानी आर.पी. दत्ता का जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो विचार था उससे पूरी तरीके से असहमत हैं। उन्होंने दत्ता के विचारों की आलोचना की। अपनी शुरुआती बुक में वो क्या कहते हैं, बिपिन चंद्रा ने तर्क दिया कि विचार था कि आर्थिक आधार का प्रत्यक्ष प्रतिबंधित, यानी कहते हैं आर्थिक जो आधार है वह हमें दिखाई प्रतिबंध नहीं समझना चाहिए। उनके मतों में विचारों को एक निश्चित स्वायत्ता थी। यानी अगर बिपिन चंद्रा की बात करेंगे तो उनके जो विचार हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं और वह किसी क्रिया या परिवर्तन का वाहक नहीं मानते। यानी कहते हैं कि जो कोई परिवर्तन जो होता है वह किसी क्रिया, क्या कहते हैं, वह किसी क्रिया, ठीक है, वह तो न किसी क्रिया या परिवर्तन का वाहक मानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखोगे वह समाज में बौद्धिक जन उस वर्ग के हितों की अपेक्षा की स्वतंत्रता रखते हैं जिसका जन्म हुआ है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बुद्धिजीवियों के कृत्यों की मात्र उनकी संपत्ति के वर्ज के आधार पर व्याख्या करना ही क्या होगा, यांत्रिक भौतिक। यानी कहते हैं कि अगर जो हमारा समाज है, जो हमारा बौद्धिक वर्ग है, जो बौद्धिक जन है, वह उसके उदय पर यानी सापेक्ष अगर स्वतंत्र, यानी जो बौद्धिक जो समाज है, जो बौद्धिक जन है, उसकी क्या होगी, सापेक्षता के आधार पे बांधते के कहते हैं। बहरहाल यह सत्य है कि वह निश्चित रूप से वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व, यानी जो वर्गीय हित है उसको क्या, वर्गीय हित यानी जो जैसे मान लो मजदूर है, जो किसान है, उसके हितों की तो बात तो करते हैं, लेकिन उसके जन्म से संबंधित वर्गों के हित नहीं थे। यानी कहते हैं कि जो वर्गीय हित हैं वह जन्म के आधार पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी वह जन्म से संबंधित वर्गीय हित नहीं है बल्कि निश्चित होते हैं। उन्होंने वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व विचारात्मक स्तर पर किया, ना कि निजी लाभ के लिए। यानी कहते हैं कि अगर किसी वर्ग की अगर आप मान लो, अगर आप मजदूर की बात करते हैं, अगर आप किसान की बात करते हैं, तो कहते हैं विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि निजी लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। और वह तर्क देते हैं कि दुनिया भर में समस्त इतिहास में बुद्धिजीवियों के समान श्रेष्ठ और ईमानदार भारतीय विचारक तथा बुद्धिजीवी 19वीं शताब्दी में दार्शनिक थे। उन्होंने किसी दल या नुमाइंदी नहीं थी। यानी कहते हैं जो इतिहासकार हैं वह किसी को सॉफ्ट कॉर्नर से, यानी कह सकते हैं कि वो सिर्फ फायदे के लिए या इस प्रकार से इतिहास को न लिखें, बल्कि उनको निरपेक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के चीज़ों को लिखना चाहिए।
ठीक है, यही कौन कहता है? ये बिपिन चंद्रा कहते हैं। बिपिन चंद्रा इस बात को, बिपिन चंद्रा इसी बात को कहते हैं कि इतिहास में जो चीज़ें लिखी जा रही भाई मेरे, उसको हम किसी एंगल से ना कहें, यानी अपने एंगल उसमें ना जोड़ें, या अपनी जो हमारी विचारधारा, अपनी विचारधाराओं से मुक्त होकर के चीज़ों को लिखें। सही चीज़ों को लिखने की बात कौन करता है? बिपिन चंद्रा। ठीक है, वह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को एक महत्वपूर्ण और भिन्न विवेचना करते हैं। उन्होंने दत्ता की इस आलोचना की और भी उन्हें अपनी पुस्तक में जिस प्रकार से देते हैं कि राष्ट्रवादी नेताओं का आधारभूत उद्देश्य और उनका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु साम्राज्यवादी विरोधी विचारधारा को आकार देने व ठोस रूप प्रदान देने का काम किया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करना, यानी कहते हैं कि जो पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें नेताओं की भूमिका को मानते हैं। देखो बिपिन चंद्रा के यही है कि ये एक मार्क्सवादी इतिहासकार होते हुए भी, लेकिन जो नेताओं की भूमिका है, ये नहीं कहते कि जो सारी भूमिका, जो सारा काम था मजदूरों का काम था, जो शोषित और दलित वर्ग है, या कह सकते जो शोषित वर्ग था उसी की ही सारी भूमिका थी, बल्कि कहते जो अन्य लोग हैं उनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। नेता यानी कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस यानी महात्मा गांधी जो हैं, अगर मैं सिंपल सी बताऊं, यानी कहते हैं कि महात्मा गांधी की जो विचार हैं वो कहें उसको सही ठहराया, यानी कांग्रेस और महात्मा गांधी को इसका राष्ट्रीय आंदोलन का श्रेय देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि हाँ मजदूर जो वर्ग है वो जरूर है, उसमें उसका पार्टिसिपेट, उसका महत्व जरूर है, लेकिन हम उसको नकार नहीं सकते, यानी उसको डिनाई नहीं करते। जिस प्रकार से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आरपी दत्ता इसी बात को नकार देते हैं, कहते हैं कि जो मजदूर है, जो शोषित वर्ग है, उसका ही सारे राष्ट्रीय आंदोलन में पूरा योगदान रहा है, उसके एंगल से हमें इतिहास को देखना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि उसका एंगल जरूर है, लेकिन हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, जो गांधी भी हैं, उनके एंगल को भी आप नकार नहीं सकते हैं। इस बात को कौन कहता है? ये चंद्रा कहते हैं। ठीक है, बिपिन चंद्रा। अगर देखोगे इरफान हबीब भी एक मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। ठीक है, उन्होंने भारतीय अतीत के सभी कालों पर उन्हें दक्षता से लिखा है। उन्होंने ऐतिहासिक अतीत भी शामिल है। भारतीय इतिहास की अन्य शाखाओं की तरह मध्यकालीन भारत में भी मार्क्सवादी इतिहासकारों को आकर्षित किया। नूरुल हसन, सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, ये जैसे सारे एक हैं। अतहर अली, ये सारे मुख्य इतिहासकार हैं। इन्होंने मध्यकालीन भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन किया था। यानी इन्होंने भारतीय समाज का, राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था। इन इतिहासकारों के बीच इरफान हबीब को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। मुगल अर्थव्यवस्था का उसका अध्ययन भी इन्होंने श्रेष्ठ माना गया है। इस पुस्तक में वह तर्क देते हैं कि उत्तर मध्यकाल के आधारभूत अंतर विरोध केंद्रीय शासक वर्ग यानी कृषक वर्ग के बीच था। इस प्रकार वह अंतर विरोध राज्य के बीच जमींदारों को, अछूतों को, शेष समाज के बीच जनजातियों तथा आक्रमणकारी कृषक जातियों के समाज के बीच था। हबीब के अनुसार इन सभी से कर राजस्व की प्रति प्रेरणा का प्रमुख संचालन शक्ति मानते हैं। भू राजस्व तथा व्यापक नगरीकरण को बनाए रखना, किंतु उच्च संरक्षण हेतु पड़े जाने वाले दबाव को देश में उन्होंने बहरहाल माना। देखो क्या इरफान हबीब इस बात को कहते हैं कि इन्होंने पूरा, अगर इरफान हबीब की बात करोगे तो मध्यकाल जो है यानी दिल्ली सल्तनत काल है और मुगलों का जो टाइम है उसका इन्होंने आर्थिक आधार पर अध्ययन किया है। क्या है? इन्होंने आर्थिक आधार पे इन्होंने सारा अध्ययन किया है और आर्थिक आधार पे क्या कहते हैं, चीज़ों को बताने का काम करते हैं। यानी ये कहते हैं जो जनजातियां हैं, जो कृषक हैं, वो क्या है, आक्रमणकारी कृषक जनजातियों में बीच हैं। हबीब के अगर अनुसार देखोगे तो ये संचालन शक्ति को माना है। यानी कहते हैं कि जो किसान है, जो मजदूर हैं, जो हैं, ये जो चीज़ों को कर रहे हैं, जो चलाएं, ये क्या है कि शासक के द्वारा ही चीज़ों को हो पा रहा। अगर शासक नहीं होगा तो समाज नहीं रह पाएगा। यानी ये कहते हैं मजदूरों को महत्व तो देते हैं, मजदूरों को महत्व तो इनको दिखाई देता हुआ देते हैं, लेकिन उसकी बात करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो शासक है उसके क्या कहते हैं, उसके भी महत्व को भी उन्होंने नकारा नहीं। जमींदारों जिनका अधिशेष हिस्सा प्रभावित रहा वह नाराज कर दिया गया, परिणाम स्वरूप जिसने किसानों ने विद्रोह किया। यानी कहते हैं कि जो देखो इरफान हबीब इस बात को कहते हैं कि जो किसान है, जो मजदूर है, उसका शोषण कौन कर रहा है? जमींदार कर रहा है। और जमींदार जो शोषण कर रहा है उसका खामियाजा किसको? सत्ता को भुगतना पड़ रहा है। यानी सामंती जो व्यवस्था है, जो जागीरदारी व्यवस्था या जो जागीरदारी प्रणाली है, उसको एक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण मानते हुए आपको नजर आते हैं। ठीक है, कौन है? इरफान हबीब। ठीक है, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा है सबाल्टर्न इतिहास, ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट। सबाल्टर्न इतिहास देख लेते हैं क्या होता है। हमारा क्या है? सबाल्टर्न इतिहास, चैप्टर नंबर 19 है, यूनिट नंबर 19 ही रहेगी आपका सबाल्टर्न। तो सबाल्टर्न को देखो, अब समझो सबाल्टर्न क्या है। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा औपनिवेशिक इतिहासकार थे, ठीक है, जो अंग्रेज थे, जिन्होंने भारत की बुराई कर दी भाई मेरे,
फिर उसके बाद राष्ट्रवादी आते हैं, जो हमारा अगर देखोगे प्राचीन काल था, उसकी बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं। उसके बाद मार्क्सवादी आते हैं। मार्क्सवादी एक प्रकार से मजदूरों की बात करेंगे, ठीक है, मजदूर की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, इनकी बात करते हैं, मजदूर की, किसान को, शोषित वर्ग की बात करते हैं। लेकिन आगे चलकर जब देखोगी, ठीक है, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादियों ने, ध्यान सुना, मार्क्सवादी और राष्ट्रवादियों ने जिन बिंदुओं पर बल नहीं दिया, क्या कह रहा हूं, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादियों ने जिन बिंदुओं पर बल नहीं दिया था, उन्हीं चीजों को, उन्होंने जिन चीजों को छोड़ दिया था, उन्हीं का आकलन कौन करता है, सबाल्टर्न इतिहास, उसी को हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबाल्टर्न इतिहास किसको बोला जाता है, या सबाल्टर्न इतिहासकार कौन है, जिन्होंने हमारे भारतीय समाज में जातियों का अध्ययन किया, कमजोर वर्गों का अध्ययन किया, यानी शोषित वर्ग जो है, हमारा जो शोषित वर्ग है, जैसे दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, या जो शोषित समाज था, जो जिसका दमन होता था, महिलाओं का अध्ययन है, दलितों का अध्ययन है, इस प्रकार के जो अध्ययन किए गए वो सारे सबाल्टर्न स्ट्रेटजी में आते हैं, यानी सबाल्टर्न इतिहासकार। यानी कह सकते हो कि राष्ट्रवादी मार्क्सवादी इतिहासकारों ने, ध्यान से क्या सुना, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जिन चीजों का अध्ययन नहीं किया था, या जिन चीजों का अध्ययन नहीं किया था, उन्हीं चीज का अध्ययन जो आगे चल करके होता है, उसी को हम आगे चल के सबाल्टर्न इतिहासकार। इसमें विशेषकर जो हम आपका रहेगा कि शोषित वर्ग जो है, ठीक है, शोषित वर्ग का अध्ययन इसको बोला। अगर सबाल्टर्न हिस्ट्री को किसी बुक में शोषित वर्ग अध्ययन भी लिखा आपको मिल जाएगा, शोषित वर्ग का इतिहास लिखा है, नहीं कह सकते जो दलित वर्ग का है, जो आदिवासी है, जो जनजातियां हैं, उनका जो इतिहास लिखा गया, उन्हीं को बोला जाता है। यानी सबाल्टर्न इतिहासकार कहते हैं कि हमने राजाओं की बात कर ली है, हमने राजाओं की बात कर ली है, जब तक हम मजदूर की बात नहीं, जब तक हम जो शोषित वर्ग है, जैसे दलित वर्ग है, महिलाएं हैं, जनजातियां हैं, जो रहती हैं, जो कबीलों में रहते हैं, जब तक हम इनकी बात नहीं करेंगे, जब तक हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक इतिहास पूरा नहीं माना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, सबाल्टर्न स्टडीज, ठीक है। यानी शोषित वर्ग या निम्न स्तर जो कि लोग हैं, निम्न स्तरीय जो इतिहास, यानी जो दलित हैं या शोषित जनजाति थी, जनजाति बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे भील हैं, ऐसे बहुत सारी जनजातियां होती हैं, जब तक इनका अध्ययन नहीं किया जाएगा, जब तक इनके बारे में नहीं पढ़ा जाएगा, तब तक इतिहास पूरा नहीं होगा। अगर कोई दलित इतिहास की बात करता है, या आदिवासी इतिहास की बात करता है, या जो हमारी जनजातियां हैं उनके इतिहास पर स्टडी करता है, उसी को ही सबाल्टर्न इतिहास बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादियों ने जिन चीजों को छोड़ दिया था, उन्हीं पर ही इन्होंने क्या अध्ययन किया है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर, इनके द्वारा जो विभिन्न पहलुओं थे, जिनको छोड़ दिया था, जिनको अछूता छोड़ा था, उसी पर क्या सबाल्टर्न इतिहासकारों ने क्या है, जोर दिया है। सबाल्टर्न इतिहासकार किस पर जोर देते हैं, जिन पहलुओं को, जिन चीजों को राष्ट्रवादी और मार्क्सवादियों ने छोड़ दिया था, जिन चीजों का उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, उन्हीं चीज का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। भारतीय इतिहास में अगर देखोगे, इन्हें कहते हैं कि भारतीय इतिहास को केवल राजनीतिक तक ही सीमित कर दिया है। यानी कहते हैं कि जो भारतीय इतिहास है वह मात्र हम उसमें राजनीतिक इतिहास को पढ़ते हैं, और राजनीतिक इतिहास तक ही सीमित है, बल्कि जब तक हम उसमें शोषित वर्ग की बात नहीं करेंगे, या जो उत्पीड़ित वर्ग है उसकी बात नहीं करेंगे, तब तक इतिहास पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन से इतिहासकार फेमस हैं, रणजीत गुहा, ज्ञान पांडे, सुमित सरकार, इसमें और भी आपकी बुक में नाम होंगे, मैं कुछ नाम बता देता हूं इसमें जितने फेमस, हाँ, जैसे ज्ञान पांडे मैंने आपको बोला, दीप चक्रवर्ती हैं, इसमें जो फेमस हैं रणजीत गुहा है और पार्थ चैटर्जी हैं, यानी कौन है, सबाल्टर्न स्टडीज में। आगे इनकी विशेषता क्या रही, ध्यान सुनो, विशेषता इनकी इंपॉर्टेंट रहेगी। सबाल्टर्न इतिहास का जब लिखा है, इनकी विशेषता क्या, पहली क्या है, उपेक्षित दुर्बल वर्ग और दलित वर्ग, यानी जो उपेक्षित वर्ग था, जो दुर्बल वर्ग था, जो दलित वर्ग था, जो जनजातियां थी, इन्हीं चीजों पर इन्होंने अध्ययन पर अपना फोकस किया है। किनका, दलित वर्ग, उपेक्षित वर्ग, जनजातियां, ये जो होती, इन पर ही इनका पूरा क्या रहा है, उनका पूरा इन्हीं को केंद्र मान करके, या इन्हीं वर्गों का इन्होंने क्या अध्ययन किया है। इनका अध्ययन अपने विचारों को अध्ययन पहुंचाना था, यानी ये जो लोग थे, ये अपने विचारों के द्वारा जो उपेक्षित वर्ग था, जो दलित वर्ग था, जो जनजातियां थी, जो जनजाति वर्ग था, जो आदिवासी हैं, आदिवासी भी इसमें ऐड कर लेना भाई, आदिवासी भी हैं, ठीक है, जो आदिवासी थी, उनके क्या विचार हैं, उन तक ये अपने विचारों को पहुंचाना चाहते थे। या इतिहास में जो उनकी उपेक्षा की गई, उपेक्षा यानी उनके बारे में तो लिखा ही नहीं गया भाई मेरे,
दलित कैसे थे, आदिवासी कैसे थे, हमारे आदिवासियों के बारे में निकला, जो जनजातियां होती थी, जो दुर्बल वर्ग था, जो दलित वर्ग था, जो उपेक्षित वर्ग था, इनका लेखन तो किसी ने लिखा ही नहीं, इनके बारे में तो कोई लिख ही नहीं रहा था। तो इनके बारे में जब लोगों ने लिखना शुरू किया, उन्हीं को बोला जाता है सबाल्टर्न। इन्होंने इनको केंद्र में रख करके, इनको अपने केंद्र में रखकर अपने विचारों के द्वारा उन तक ही पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया। इनको क्या बोलते हैं, सबाल्टर्न स्टडी। इनका मुख्य विषय क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आप देखोगे हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन को नेताओं की ही भेंट चढ़ा दिया। बोला कि भैया राष्ट्रीय आंदोलन चला, उसमें महात्मा गांधी जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। महात्मा गांधी ना होता तो हमारे देश में आजादी ना मिलती, राष्ट्रीय आंदोलन ना होता। ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आम समूहों की भागीदारी को महत्व दिया है। सबाल्टर्न स्टडी कहती है कि राष्ट्रीय आंदोलन नेताओं की नहीं, नेताओं का महत्व नहीं है, नेताओं का इतना ज्यादा अहम रोल नहीं, बल्कि जो आम समूह है, जो दलित है, या कह सकते जो आदिवासी है, जो जनजातियां हैं, जो महिलाएं हैं, इन आम लोगों की भागीदारी को इन्होंने महत्व दिया। इनका मुख्य विषय क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन। पूरा हमारा जो पूरा आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन को बोला गया कि भैया इसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, ये इनको पता है कि बहुत सारे, आप सबने किताब में पढ़ा होगा कि गांधी जी ना होते तो हमारा देश आजाद ना होता है। बहुत लोगों ने कविताएं लिख दी हैं, ठीक है, साबरमती के संत तूने कर दिए कमर। यानी इस प्रकार की जब बातें चली, इस प्रकार की जब बातें इतिहासकारों ने लिखी, तो जब सबाल्टर्न इतिहासकार आते हैं तो ये कहते हैं कि जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें आम जनता का बहुत बड़ा रोल है। यानी इस बात पे इन्होंने ध्यान, इनका मुख्य विषय यही था कि जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन था, उस राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही, बल्कि जो आम लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो जनजातियां हैं, जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में या राष्ट्रीय आंदोलन पूरी रही। यह इसी बात को बताने का प्रयास करते हैं और इसी पर इन्होंने इनका पूरा इतिहास लेखन का जोर रहा है। ठीक है, अंग्रेजी शासन के परिप्रेक्ष्य में, यानी जो अंग्रेजी शासन था उसके परिप्रेक्ष्य में, जैसे जनसाधारण है, किसान है, मजदूर है, इनकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी अंग्रेजी शासन अंग्रेजों के खिलाफ जो सारा विद्रोह होता था, उसमें जो हमारा जनसाधारण था, जो मजदूर था, जो किसान था, जो दलित वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, जो जनजातियां थी, जो आदिवासी थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने इनकी भूमिका को महत्वपूर्ण नहीं माना है। जो आज जब हमारा देश आजाद होता है, बहुत सारे जब इतिहासकार आते हैं, जैसे इसमें बात करेंगे रणजीत गुहा, जो एक दलितों का इन्होंने इतिहास लिखना, या दलितों को इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका रखा और उसके एंगल से उन्होंने इतिहास को लिखा। यानी कह सकते हैं कि जो पूरा अंग्रेजों के खिलाफ जो पूरा आंदोलन था, या जो हमारा पूरा संघर्ष था, उस संघर्ष में भाई मेरे जो नेता थे उनकी तो बात की गई, जो उच्च वर्ग था उसे, लेकिन जो निम्न वर्ग था उसकी बात नहीं की गई। उसी निम्न वर्ग के एंगल को, यानी केंद्र को ध्यान में रख के ये इतिहास को पूरा लिखने का प्रयास किया। एक है अमीन शहीद हैं, शहीद आमीन है, ठीक है, शहीद आमीन है। इनकी एक पुस्तक है गांधी महात्मा। इस गांधी महात्मा में उन्होंने लिखा था कि जो गांधी महात्मा जो बुक थी उसको कांग्रेस नेताओं ने द्वारा हड़प लिया गया था। गांधी महात्मा में इन्होंने लिखा था कि किस प्रकार से जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें दलित वर्ग की, उपेक्षित वर्ग की, महिलाओं की, आदिवासियों की जो भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बाद में क्या था, जो कांग्रेस के जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रकार से इसको क्या, यानी जो पूरा महात्मा गांधी का आंदोलन, पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने एक प्रकार से पूरा हाईजैक कर लिया है। अगर पूरे इतिहास को देखोगे तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन में यही देखने को मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में यही देखने को मिलता है कि पूरा उनका ही रोल है। दूसरा, जनजातीय आंदोलनों में देखो, जनजाति जो आंदोलन होते हैं या स्वतंत्रता आंदोलन में उपनिवेशित शासन के विरुद्ध किसान है, जनजाति हैं, या इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये कहते हैं जो किसान है, जो जनजातियां हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हमें भारतीय इतिहास को जानना है, अगर हम भारतीय इतिहास लेखन कर रहे हैं, तो उसमें जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी हैं, जो ठीक है, जो जनजाति है, जो आदिवासी है, इनके भी महत्व को यहाँ पर महत्वपूर्ण समझने की क्या ये बात करते हैं। ठीक है, इनके जो महत्व है इसको इन्होंने इंगित किया है। ठीक है, तो अब इनमें कुछ इतिहासकार हैं जिनमें हम देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सबाल्टर्न इतिहासकारों में कुछ महत्वपूर्ण जो सबाल्टर्न इतिहासकार हैं, तो सबाल्टर्न इतिहासकार क्या, तो मैंने बता दिया। कुछ महत्वपूर्ण सबाल्टर्न इतिहासकारों में देखेंगे, जैसे रणजीत गुहा हैं, ध्यान देखना, रणजीत गुहा सबाल्टर्न अध्ययन परियोजना का एक मुख्य प्रेरणा शक्ति रहे।
इनकी शुरुआत से ही वह भारतीय इतिहास लेखन की अन्य प्रवृत्तियों के प्रति आलोचक रवैया था। यानी जो इतिहास लेखन में जो अन्य प्रवृत्तियां थी, इन्होंने इसकी क्या आलोचना है। सबर्टन इतिहास के पहले संस्करण में मुखबंध में उन्होंने घोषणा की भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास, क्या बोला इन्होंने, भारतीय राष्ट्रवाद के साल लेखन में लंबे समय तक अभिजात वर्ग, उपनिवेशिक अभिजात वर्ग तथा पूंजीवादी राष्ट्रवादी अभिजातवाद का प्रभाव रहा है। उनका कहना है कि उपनिवेशिक इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में बहुत सी समानताएं थी। इन दोनों की यह प्रमुख विशेषता थी, उन्होंने आम जनता की राजनीति को अनदेखा किया। इन सभी प्रवृत्तियों के संबंध में वाले इतिहासकारों द्वारा जनता की राजनीति को उन्होंने साध्य में काम किया। इस प्रकार एक कहते हैं, देखो रणजीत गुहा ये कह रहे हैं कि जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, ये दोनों एक से ही हैं। ये दलित वर्ग की बात नहीं करते हैं, ये उपेक्षित वर्ग की बात नहीं करते, ये सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। या क्या कहते हैं, ये अभिजात वर्ग की बात करते हैं, ये पूंजीपति वर्ग की बात करते हैं। लेकिन जो आम जनता है, आम जनता की इन्होंने क्या की है, अनदेखी की है। रणजीत गुहा इस बात को कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, अगर जो राष्ट्रवादी हैं, जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, इन दोनों ने जो आम जनता है, जो आम वर्ग है, जो आम शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो आदिवासी है, जो जनजातियां हैं, इनकी उन्होंने क्या की है, उपेक्षा की है। ठीक है, इनकी क्या की, उन्होंने उपेक्षा की है, इनको अनदेखा किया है, इनको नहीं लिखा। इसी प्रकार उपनिवेशिक राष्ट्रवादी तथा मार्क्सवादी विमर्श विनियोजन में एक ऐसा कृत्य माना गया जिसे विद्रोही के एक सचेतना अभिजात को बहिष्कार किया है। इतिहास लेखन के पुराने स्वरूपों पर प्रतिक्रिया देते हुए गुहा ने कहा कि सबर्टन इतिहासकारों को जो नई चीज साथ लाई वह अभिजात वर्ग के प्रति विरोध था। नहीं, कहते हैं कि जो सबर्टन इतिहासकार हैं, जो सारे सबर्टन इतिहास एक साथ जो होते हैं, जो अभिजातवाद है उनके प्रति विरोध है। नहीं, जो सबर्टन इतिहासकार हैं वह क्या कहते हैं, अभिजातवाद जो है उसका विरोधी हैं। कितने हैं, सारे सबर्टन इतिहासकार जितने। ठीक है, आगे देखिए, गुहा ने तर्क दिया है कि किसानों के विद्रोह के संदर्भ में समस्त ऐतिहासिक विमर्श इस प्रकार अपनी शुरुआती सत्ता के विमर्श के रूप में करता है। अतीत के अपने निरूपण में यह रैखिक तथा धर्मनिरपेक्ष है, बजाय चक्रीय और मिथक होने के। इन्होंने राज्य के अस्तित्व को औचित्य तथा अंतर विरोध का उद्देश्य नहीं मानते। इसी प्रकार यह तर्क देते हैं राज्य का विमर्श है। इसी प्रकार राज्य की सुरक्षा को किसानों के विद्रोह को मानते हैं। यानी राज्य की जो सुरक्षा है उसमें किसानों का विद्रोह को केंद्रीय समस्या बना करके उन्हें इस विद्रोह को उपनिवेशवाद काल के एक मत तत्व के रूप में आत्मसात कर लिया। दूसरे शब्दों में अगर देखोगे तो इतिहास के निर्माण में किसानों की पहचान स्वयं के अधिकारों में नकार नहीं, कहते हैं जो किसानों की जो किसान जो है, फार्मर जो है, उसके महत्व को जिस प्रकार से पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में या पूरे अंग्रेजी शासन में जिस प्रकार से इसको नकार दिया, किसानों का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी बात एक कहते हैं, कौन कहता है, ये आप देखोगे रणजीत गुहा इस बात को कहते हैं। ठीक है, गुहा के अनुसार ये विमर्श इतने अधिक अभिजातवादी थे कि इन्होंने धर्मनिरपेक्ष राजवादी विचारों पर केंद्रित थे। वह विद्रोहियों की चेतना में धर्म तत्व के सहज अनुचित थे। उनके अनुसार विद्रोही की चेतना विशेष रूप से धार्मिक पदों में अव्यक्त हुई है। उपद्रव केवल उन्हें धार्मिक नहीं कहते, धार्मिक चेतना या धार्मिक चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा एंगल बनाया है, लेकिन जो उपेक्षित वर्ग है, जो दल उनको हमने बहुत ज़्यादा साथ नहीं लिया। पार्थ चटर्जी किस बात को कहते हैं उसको देख लेते हैं। पार्थ चटर्जी को सबर्टन इतिहासकारों के बीच एक अन्य अग्रणी विद्वान पार्थ चटर्जी उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर उपनिवेशवाद के विचारों की परियोजना की शुरुआत से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि ज्ञान शक्ति को अत्यधिक प्रभावशाली और वर्चस्वशाली बताया गया। यानी कहते हैं जो ज्ञान शक्ति है, जो प्रभाव शक्ति, उसको बहुत ज़्यादा बताया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि उत्तर प्रबोधन युग के दौरान यूरोपीय ज्ञान के रूप में इतने शक्तिशाली कि उन्होंने कई राष्ट्रवादी विचारकों को यूरोपीय विद्वानों के अनुयायी मात्र बना दिया। बहरहाल कुछ निश्चित तरीकों ने से वह गांधी के विचारों को स्वतंत्रता और उत्तर प्रबोधन विचारों में दार साधन जैसे बाहर नहीं कहते हैं कि जिस प्रकार से देखो ये क्या करें, ये कह रहे हैं जिस प्रकार से यूरोप में जैसे रूसों हैं, तमाम लोग जो हैं, उनके आने से क्या होता है, समाज में परिवर्तन। लेकिन महात्मा गांधी का जो विचार है उस प्रकार से कहते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं, ठीक है, महात्मा गांधी के विचारों को स्वतंत्रता और उत्तर प्रबोधन के विचारों को सैद्धांतिक बाहर नहीं कहते हैं कि महात्मा का जो विचार है वो प्रबोधन का विचार जैसा वो नहीं मानते हैं, उसके सिद्धांतों से बाहर मानते हैं। उनके मत में गांधी के विचार एक अंतर्निष्ठ के रूप में कृषक सामुदायिक चरित्र देखते हैं। गांधी को छोड़कर अन्य सभी विचारक गहरे रूप से औपनिवेशिक विमर्श के अनुरूप ही संलग्न हैं। उदाहरण के लिए बंकिम चंद्र तथा नेहरू राष्ट्रवादी के यूरोपीय विचारधारा का अनुसरण करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में कहते हैं, पार्थ चटर्जी बताते हैं,
उपनिवेशवादी विरोधी राष्ट्रवाद भारत में यूरोपीय समकक्ष यानी राष्ट्रवाद की नकल मात्र नहीं था, बल्कि स्वयं का रास्ता तैयार किया था। साम्राज्यवादी शक्तियों तथा राजनीतिक संघर्ष को शुरू करने से पहले उपनिवेशिक समाज के भीतर कहते हैं कि जो भारत में जो राष्ट्रवाद है वह कहते हैं जो यूरोप का राष्ट्रवाद है उससे अलग है, उसके जैसा नहीं है। कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्रवाद है यूरोप का राष्ट्रवाद की नकल नहीं है, बल्कि क्या है, इसने अपने स्वयं का रास्ता अब तैयार किया है। यानी इसको कौन कहता? पार्थ चैटर्जी कहते हैं। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद आया था यूरोप के जैसा राष्ट्रवाद था। तो पार्थ चैटर्जी जो है इस बात को क्या करते हैं, नकारते हुए या मना करते हुए नजर आएंगे राष्ट्रवाद के रूप में। ठीक है, उसको मना कर देंगे, डिनाई करते हुए आपको नजर आएंगे। ज्ञानेंद्र पांडे क्या है? ज्ञानेंद्र पांडे देखिए ये भी क्या है, एक सबाल्टर्न इतिहासकार है जिसने अपना लेखन सबाल्टर्न अध्ययन के विकास में चरण में विस्तृत किया। अपने शुरुआती लेखन में उन्होंने तर्क दिया कि अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन में स्वायत्ता, राष्ट्रवादी आंदोलन में अगर देखोगे स्वायत्ता है, मुक्ति है और आंदोलन के रूप में अस्तित्व में था। इस प्रकार वह गांधीवादी असहयोग आंदोलन से पहले ही स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में खड़े। यानी कहते हैं कि महात्मा गांधी जो आंदोलन किया था उससे पहले इस देश में भैया बहुत सारे आंदोलन खड़े हो गए थे। कौन कहता है? ज्ञानेंद्र पांडे। कहते हैं अवध के इलाके में महात्मा गांधी आंदोलन करे, इससे पहले ही वहां के लोगों ने आंदोलन कर दिया था, वहां पर किसानों ने, मजदूरों ने कर दिया था। ठीक है, वो कहते हैं कि वहां पर स्वायत्ता मुक्त आंदोलन भिन्न थे अस्तित्व में। वह इस प्रकार कहते हैं कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से पहले ही स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में खड़े उठे। उनके अनुसार शहरी राष्ट्रवादी नेताओं के मुकाबले स्थानीय शक्ति के ढांचे में उपनिवेशिक के साथ सहयोग के साथ किसानों का समझ अधिक परिष्कृत है। उन्होंने यह किसान आंदोलन को अधिक उग्र रूप लिया। बहरहाल किसानों का उग्रवाद तक सीमित हो गया जब कांग्रेस ने इस आंदोलन का नियंत्रण कर लिया, आंदोलन पर स्वयं के कार्यक्रम को ला दिया। यानी कहते हैं कि जो महात्मा गांधी है, जो कांग्रेस है, उससे पहले ही कहते हैं अवध के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया था। और उनका जो आंदोलन था वो कैसा आंदोलन था? उग्रवाद आंदोलन था या उपद्रवी आंदोलन था, यानी हिंसक आंदोलन जैसा था उनका। यानी कांग्रेस के आने से पहले, महात्मा गांधी के आंदोलन करने से, असहयोग आंदोलन, उससे पहले भी अवध के किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। लेकिन उस आंदोलन को आगे चल करके महात्मा गांधी एक प्रकार से हाईजैक कर लेते हैं, यानी अपना महत्व बना देते हैं, यानी अपनी चीजों को लादने का प्रयास किया था किसने? महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने। अपने बाद के लेखन में पांडे ने विस्तार पूर्वक उसका विश्लेषण किया है। वह अपने औपनिवेशिक समय में संप्रदायवाद को निर्मिति कहते हैं। वह अपने कई लेखनों और किताबों में उन्होंने उत्तर भारत में संप्रदायवाद के विकास और प्रसार का विश्लेषण करते हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गौरक्षा के आंदोलनों में अपने विश्लेषण करते हुए लोगों की विभिन्न वर्गों जैसे छोटे जमींदारों, शिल्पकारों, किसानों तथा अन्य कृषक जातियों तथा समूहों की खराब होती स्थिति में इसके मूल को स्थापित करते गए। उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर की ओर सामाजिक गतिशीलता के अनेक प्रयासों में कई जातियों ने संप्रदायवादी दुष्प्रचार का सहारा लिया। उसने निश्चित तौर पर समाज में अनेक कर्मकांडी दर्जों को ऊपर उठाया। यानी कहते हैं कि जो समाज है, समाज के जो लोग हैं वही आंदोलन कर रहे हैं, वही निष्कर कर रहे हैं। यानी कहते हैं कि जनता जो है, जो किसान है, जो आदिवासी हैं, जो मजदूर हैं, या जो दलित वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, या स्वयं ही जागरूक होकर आंदोलन को कर रहा है, इसकी जो भूमिका वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी महात्मा गांधी और जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान को माना जाता है, ये कहते हैं उन्होंने तो उस चीज़ को हाईजैक कर लिया था, एक प्रकार से अपना प्रभुत्व। यानी उनके आने से पहले भी जो हमारी भारतीय जनता थी वह आंदोलन रहित होती थी या आंदोलनों को करते थे। ऐसा नहीं कर बहुत ज़्यादा वो एग्जाम्पल नहीं, कहते हैं कि इन लोगों में ये लोग सजग बहुत पहले हैं, जागरूक बहुत पहले थे। नहीं कहते हैं इनमें, कहते हैं कि जो महात्मा गांधी के आंदोलन करने से पहले ही क्या करें, महात्मा गांधी का आंदोलन करने से पहले ही भारत का जो किसान था, जो मजदूर था, जो शोषित वर्ग था, जो दलित वर्ग था, वो पहले से ही आंदोलित रहित था या वो पहले से आंदोलनों को बढ़ावा ले रहा था। यानी इसको बात को कौन कहते हैं? ज्ञानेंद्र पांडे इस बात को कहते हैं। ठीक है, उसी के आधार पे लास्ट में देखें दीपेश चक्रवर्ती हैं। दीपेश चक्रवर्ती सबाल्टर्न अध्ययन के केंद्रीय सदस्यों में से रहे। उन्होंने सभी मंचों पर इसके आलोचकों को समक्ष जोर शोर से इसका बचाव करते हैं। और शुरुआत में उन्होंने इतिहास के आर्थिक विवेचना पर असहज दिखाई दी थी, जिस पर उन्हें मार्क्स के अनुयायियों को द्वारा बढ़ा दिया गया था। बंगाल के पटुआ पटसन कामगारों पर अपना लेख पुस्तक, पटुआ मतलब होता कि जो लोग, क्या होता कि नदी जो होती है ना उसमें निकलता है,
उसमें उगाया जाता है, जिससे क्या बनती है, जो खाट होती है इसका वो पटसन होता है, इसको उगाया जाता है। ठीक है, तो इसको जो होता है बंगाल के जो पटुआ या जो पटसन होता है, कामगार जो होते थे उन पर उन्होंने आर्थिक की बजाय सांस्कृतिक पहलुओं पर अधिक बल दिया। यानी जो पटसन जो करते थे उनके आर्थिक पहलुओं के बजाय उन्होंने सांस्कृतिक पर बल दिया था। वह मानते हैं कि उद्योगपतियों तथा भर्ती करने वाले अभिकर्ताओं के साथ कामगारों के बीच एक विशेष प्रकार की संस्कृति थी, जिसने एक सशक्त प्रकार पूंजीवादी संस्कृति को आकार दिया, जिसने धर्म, समुदाय, नातेदारी, भाषा तथा अन्य निष्ठानों के अत्यंत बल दे। यानी कहते हैं कि जो कामगार हैं वो भारत में पहले से काम करने की जो प्रथा थी, जो पटसन जो होता था, इस प्रकार की चीज़ें भारत में बहुत पहले से, ये कहते हैं कि एक उद्योगपतियों को इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। नहीं कहते कि भारत में जो वर्कर काम था, जो उद्योग था, वो बहुत पहले से रहा। जिस प्रकार से पटुआ था या पटसन जो नदी में निकालते हैं, ये बहुत पहले से था, इसको मानते हैं। यानी कहते हैं कि जो संस्कृति है वह पूंजीवादी संस्कृति है हमारी। कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वह पूंजीवादी संस्कृति पहले से ही रही है, ऐसा नहीं कि आज हो गई है, आज हम पूंजीवाद को जा रहे हैं कि संस्कृति नहीं, उसको एक तरफ से बल देते हुए दिखाते हैं। अपनी सर्वाधिक पुस्तक में कहते हैं कि पश्चिम बौद्धिक प्रभुत्व की आलोचना करते हैं, उसका कि संपूर्ण विश्व के जिस तरह से इतिहास लिखा जा रहा उसे आकार दिया है, और भी प्रकार के प्रदान करते हैं। इसका परिणाम गैर यूरोपीय देशों में देसी ज्ञान तंत्रों को हाशिए पर धकेल दिया है। देशीय स्वरूप के इतिहास में जगह यूरोपीय प्रतिभा ने ले ली और यूरोपीय संपूर्ण धरती पर लिखे जाने वाले इतिहास को केंद्र विषय, यानी कह रहे हैं कि यूरोप में यानी पश्चिम में जिस प्रकार से प्रबोधन काल आया था, उसकी जो विचारधारा थी वह पूरे दुनिया में ला दी जा रही है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबका अपना अलग अलग है। यदि वह इस बात को स्पष्ट करते हैं, आह्वान करते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद या देशीय इतिहास के लिए नहीं, न ही उनका कार्यक्रम आधुनिकता का साधारण सा था। अस्वीकार किया उन्होंने कई परिस्थितियों में राजनीतिक रूप में आत्मघाती साबित होगा। वस्तुतः वह कहते हैं कि मैं ऐसे इतिहास की आकांक्षा करता हूं जो वर्णात्मक ढांचे में स्वयं की दमनकारी रणनीतियों तथा नीतियों को स्पष्ट करता है और चलाता हो। यानी कहती यहाँ पर देखोगे तो वो मिश्रणों को, यानी नागरिकों के जो मिश्रण है उसको बहुत ज़्यादा बल देते हैं। इसकी बजाय वह जिस इतिहास का प्रस्ताव रखते हैं वह बहुलतापूर्ण इतिहास है, जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण के बीच में संवाद को बढ़ाए। यानी कहते हैं कि हमें इतिहास में संवादों को बढ़ाना चाहिए, यानी एक प्रकार से इंटैक्ट ना आए, यानी दुश्मनी ना बने, यानी एक इतिहास के बीच में, एक परंपरा के बीच में, एक दूसरी परंपरा के बीच में विरोध ना बने। या इतिहास को ऐसे लिखो, इतिहास को ऐसा लिखा जाए कि वहां पर विरोध के प्रतिकार ना हो, विरोध ना हो, बल्कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के पास आए, ऐसे काम को करना चाहिए। विविधता को लाने के लिए बल देना, जो मुख्यधारा के इतिहास को सर्वस्व के समरूप बनाने की प्रवृत्ति का विरोध करेगा। यानी कहते हैं कि जो प्रवृत्तियां, जो संस्कृतियां वह समरूप आए, उसी प्रकार से आने की बात करते हैं। यानी कहते हैं कि जो जैसे पटुआ पटसन उसकी बात करते हैं, या कहते हैं जो उद्योगपति हैं, जो भारतीय संस्कृति, जो कामगार, उनमें एक प्रकार की संस्कृति है, कल्चर है, उसको दिखाने की कौन बात करता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके जो है दीपेश चक्रवर्ती इस बात को लिखते हैं, क्योंकि स्वयं बंगाल से थे तो इसलिए बंगाल का जिक्र भी करते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे इन्होंने बंगाल का पटुआ पटसन की बात की, क्योंकि चक्रवर्ती जो है ना वो बंगाल के साइड ही इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, चक्रवर्ती सारे, ठीक है। तो जैसे चटर्जी है, पार्थ चटर्जी भी उसी साइड के बंगाली हैं, ये भी बंगाली हैं। ठीक है, तो देखो ज़्यादातर ये आपको बंगाल के साइड के इसलिए ज़्यादातर इतिहासकार मिलते हैं, क्योंकि शुरू में जो क्योंकि बंगाल के लोग ही पढ़ने वढ़ने गए थे, लिखने उखने गए थे, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेज वहीं पर आते हैं, तो उन लोगों ने पढ़ाई की और वही बंगालियों ने तो सबसे पहले चीज़ों को बताया था। जैसे कई सारे बंगालियों की अगर बात करोगे, बहुत सारे बंगाली हैं, तो क्योंकि वहाँ से ही सबसे पहले एजुकेशन की बात आती है, नई एजुकेशन पद्धति आती है। इसीलिए बंगाल का जो विकास था या बंगाल के लोगों का जो योगदान रहा शुरुआती इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी शासन काल में अगर देखोगे तो चाहे आपका हमारा राष्ट्रीय आंदोलन रहा हो या हमारा भक्ति या अगर कह सकता हूँ जो सामाजिक सुधार आंदोलन रहा हो, उसमें बंगाल के लोगों का योगदान इसलिए आपको ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वहीं लोग ज़्यादा पढ़े लिखे या उन्होंने उस सबसे ज़्यादा शोषण भी उनका हुआ, इसलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, तो उन्हें सबसे पहले बता कि भाई अंग्रेज जो हमारे देश पर शोषण रहा। इस प्रकार की बातों को ये लोग बताते हैं। तो सबाल्टर्न स्टडीज़ का मतलब होता है कि जब हम आदिवासियों की बात करते हैं, जब हम दलितों की बात करते हैं, जब हम शोषित वर्ग की बात करते हैं, जब हम उपेक्षित वर्ग की बात करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सबाल्टर्न स्टडीज़ बोला जाता है, या इनके आधार पर जब किया जाता है। तो पूरा ये चैप्टर था लगभग, तो मैंने आप सबको बता दिया है। ठीक है।